गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 10/4 के करंट अफेयर। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिशों से खुद को सही साबित किया जाए। यानी दूसरों को गलत मत ठहराइए, अपनी कोशिशें करते रहिए, क्योंकि जो आप कोशिशें करते हैं आगे बढ़ने के लिए वो अपने आप आपको सही साबित कर देती हैं। इसी विचारधारा के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में, जो हर साल 10 अप्रैल को मनाई जाती है। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि चिकित्सा के जनक कौन कहे जाते हैं, हिप्पोक्रेट्स कहे जाते हैं। ठीक है, कौन कहे जाते हैं, हिप्पोक्रेट्स कहे जाते हैं चिकित्सा के जनक। और इसी तरीके से होम्योपैथी के पिता कौन कहे जाते हैं, तो जर्मन चिकित्सक है सैमुअल हैनीमैन, उनको जो है होम्योपैथी का पिता कहा जाता है। तो जब इनकी जयंती आती है 10 अप्रैल को, तो उसी दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और अगर स्पेशली हम बात करें कि होम्योपैथी की स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो इसकी जो स्टार्टिंग करी गई थी वो चिकित्सा के जनक थे हिप्पोक्रेट्स, उनके द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलती है। लेकिन 19वीं शताब्दी में पहली बार होम्योपैथी को पूरी दुनिया में मान्यता मिली थी। तो इसके उपलक्ष्य में ये हर साल 10 अप्रैल को चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बारे में, जिसने खेलो इंडिया गेम्स के लिए सर्टिफिकेट रिलीज किया है प्लेयर्स के लिए, किस तरीके से, डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ऐसा पहली बार किया गया है जो खेलो इंडिया अथॉरिटी है उसकी तरफ से। इसके लिए जो 2022 में अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे मध्य प्रदेश में, इसमें जो भी भागीदार थे, जो भी खिलाड़ी थे, उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा डिजिटली। डिजी लॉकर क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना, कागज का इस्तेमाल कम करना, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से जो सर्टिफिकेट है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रह सके और डिजिटली रूप से सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सके, इस उद्देश्य से किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण या एसएआई के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत किया गया था 1982 में, जिसका उद्देश्य क्या है कि खेलों को बढ़ावा देना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और साथ में ही जो खेलो इंडिया प्राधिकरण है वो इस तरीके की प्लानिंग बनाता है, किससे रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, जिससे कि भारतीय खेल का विकास हो सके और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। अभी हमने पढ़ा था कि असम में काजीरंगा में उन्होंने गज महोत्सव का शुभारंभ करा था, है ना। तो इसी के उपलक्ष्य में वो असम गई हुई थी और वहां पर उन्होंने वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है ना। यानी हम सबको अच्छे से पता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। उन्होंने जो ये उड़ान भरी है MKI-30 विमान में, वो 30 मिनट तक भरी है और लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी गई है। और जो कौन था जिसने इस लड़ाकू विमान को उड़ाया, तो ऑफिसर ग्रुप के कैप्टन थे नवीन कुमार, उनके द्वारा इस विमान को उड़ाया गया है राष्ट्रपति जी के साथ में। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली ये दूसरी राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। यानी जो सुखोई MKI-30 फाइटर जेट है, इसमें उड़ान भरने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं ये। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। इसके पहले भी 4 राष्ट्रपति थे जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरे हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद प्रतिभा पाटिल, फिर रामनाथ कोविंद, और अब बन गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले जो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उन्होंने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। सुखोई 30 के बारे में बात करें तो ये 2 सीट वाला लड़ाकू विमान है, यानी इसमें सिर्फ 2 सीट है। एक तो पायलट होगा जो विमान को उड़ाएगा और एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है इसमें,
ठीक है। इसको हम सबको अच्छे से पता है कि ये रूस की जो कंपनी है सुखोई उसके द्वारा विकसित किया गया था, और साथ में भारत में इसको विकसित किया गया था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से। इसकी रेंज कितनी है? तो 3000 किलोमीटर की रेंज इसको हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि जम्मू और कश्मीर में टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की योजना है, और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इवेंट और बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं जिससे कि वहाँ पर पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो वहाँ पर जम्मू फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है अभिनव थिएटर में, जहाँ पर ईरान, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 25 मूवीज और शॉर्ट मूवीज और जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो दिखाई जाएंगी, और साथ में ही जिससे वहां पर जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो फिल्म निर्माता हैं उनकी प्रतिभा को भी दिखाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, जिसकी बसंत बैठक होने वाली है 14 और 16 अप्रैल के बीच में। और इसके लिए भारत की तरफ से जो हमारे वित्त मंत्री है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो यूएसए जा चुकी हैं, और साथ में ही हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, वो भी यूएसए की यात्रा पर है। अच्छा, इस अवसर पर जो बात किया जाएगा, अच्छा देखो, जब इसकी बैठक होती है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बैठक होती है, तो इसमें दुनिया भर के फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंकर भाग लेते हैं, या उनके जो हेड हैं वो भाग लेते हैं। तो ये स्पेशली ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये पूरी दुनिया में गरीबी को खत्म करने के लिए, फाइनेंशियली गरीब देशों को मदद करने के लिए बनाया गया था। तो इसकी जो बसंत बैठक है वो आयोजित की जा रही है यूएसए में 14 और 16 अप्रैल के बीच में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्प्रिंग एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक के माध्यम से होगी। कहाँ पर होगी? यूएसए में होगी। 14 से 16 जो अप्रैल है उसके बीच में आयोजित करी जाएगी। इस बैठक में, यानी विश्व बैंक की जो ये बैठक होगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर, इसमें स्पेशली गरीबी को खत्म करने के ऊपर, जो गरीब देश हैं उनको किस तरीके से फाइनेंशियली हेल्प किया जाए, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एजेंडा है उस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, कैसे वित्त को जुटाया जा सकता है, ऊर्जा असुरक्षा को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इन विषयों को लेकर बात की जाएगी। और इन विषयों के ऊपर किस तरीके से फाइनेंशियली हेल्प किया जा सकता है, वित्त कहाँ से और कैसे जुटाया जा सकता है, कैसे दिया जाएगा, इन सभी विषयों पर बात की जाएगी 14 और 16 अप्रैल के बीच में वॉशिंगटन डीसी में। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के बारे में। भारत और फ्रांस के मैत्री को और उनके राजनयिक संबंध को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में भारत फ्रांस के बीच में व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 11 अप्रैल को। इस शिखर सम्मेलन में स्पेशली टेक्नोलॉजी के फील्ड में, रक्षा के फील्ड में बात की जाएगी, और भारत प्रशांतीय क्षेत्र में किस तरीके से भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, हरित भविष्य को लेकर किस तरीके से काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, इन विषयों पर बात की जाएगी। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम एक और ड्रोन का परीक्षण कर लिया गया है उसके द्वारा। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के द्वारा इस बात की पुष्टि करी गई है कि ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक वार कर सकता है। इसके साथ ही हम सबको पता है कि आईपीएल हो रहे हैं इस टाइम तक, और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलने वाले जो लेग स्पिनर है अमित मिश्रा, वो अभी तक सबसे उम्र दराज यानी सबसे अधिक उम्र के गेंदबाज बन गए हैं, और उनका जो उम्र है वो कितना है? तो 40 साल 134 दिन है। अब हम बात कर रहे हैं फोर्ब्स पत्रिका के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि फोर्ब्स पत्रिका दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट को जारी करता है। तो इसके अरबपतियों की सूची में महिंद्रा और महिंद्रा के जो चेयरमैन है केशव महिंद्रा, उनका भी नाम आता है। और ये बोला गया है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा कि सबसे जो अरबपतियों की लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा उम्र दराज यानी सबसे ज्यादा एजेड अरबपति कौन है? तो वो केशव महिंद्रा है, जिनकी उम्र कितनी है? 99 वर्ष है। 1963 में इन्होंने ये चेयरमैन बने थे, और 50 साल तक इन्होंने महिंद्रा के चेयरमैन के रूप में काम किया था।
और इसके बाद 99 वर्ष की उम्र में इन्होंने जाकर इस्तीफा दिया था। और इनकी जो नेट वर्थ बताई गई है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा वो $1.2 बिलियन बताई गई है। देश के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी थे, जिनके बारे में हम सब ने पढ़ा हुआ होगा। तो इनके पर पोते हैं CR केसवन। तो इनके जो पर पोते हैं यानी गवर्नर जनरल, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, उनके पर पोते हैं CR केसवन। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा है, ऐसी न्यूज आ रही है। ठीक है, इस सेशन में इतना ही दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि संडे होने की वजह से मंडे न्यूज कम होती है, ठीक है ना। तो जितना भी था, जो कुछ भी था, वो सब कुछ मैं आपके पास लेकर आई हूँ। टेलीग्राम के लिंक पर हमारा कंटेंट है, उसको शेयर कर दिया जाता है PDF के फॉर्म में, तो वहां पर जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, साथ देते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। कल फिर से मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर। बाय बाय।